हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 4 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत हम आपको 1 साल तक जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन करके भी हमारा कंप्लीट PDF मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोड से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। इन विच ईयर वॉज द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इन्वेंटेड? चेचक के टीके का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? कई बार अलग अलग एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऑप्शन है 1996, 1976, 1896 या फिर 1956। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा चैनल है। Which agency has appointed नीरज निगम as the new executive director? किस एजेंसी ने नीरज निगम को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको जानना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मिस्टर नीरज निगम को नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है। इस पोस्ट पर प्रमोट होने से पहले मिस्टर निगम RBI का जो भोपाल रीजनल ऑफिस है, यहाँ रीजनल डायरेक्टर थे। आपको बता दें, अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर ये कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट एंड सेक्रेटरीज डिपार्टमेंट को देखेंगे। हु इनॉग्रेटेड द डायमंड जुबिली सेलिब्रेशंस ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन? केंद्रीय जांच ब्यूरो के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपको जानना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि CBI के डायमंड जुबली सेलिब्रेशन को इनोग्रेट किया है न्यू दिल्ली में विज्ञान भवन में। आपको बता दें, जो ये CBI है, इसकी स्थापना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा एक रेजोल्यूशन के माध्यम से 1 अप्रैल 1963 को की गई थी। इसी मौके पर, इस इनोग्रेशन के मौके पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल भी दिए हैं 18 ऑफिसर्स को CBI के, और गोल्ड मेडल भी दिए हैं 3 ऑफिसर्स को जो कि बेस्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स रहे हैं। साथ ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शिलोंग, पुणे और नागपुर में CBI के जो ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको भी इनोग्रेट किया है। आपको जानना चाहिए, जो CBI है ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के जुरिडिक्शन में ऑपरेट करती है और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से ये एग्जेम्प्टेड है, यानी कि जो आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, ठीक है, इसके तहत CBI नहीं आती है। साथ ही आपको भी जानना चाहिए कि सुबोध कुमार जायसवाल ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI के फिलहाल डायरेक्टर हैं। The RBI has imposed a monetary penalty of what amount on the Jamnagar People's Cooperative Bank Limited, Gujarat, for contravention of directions issued by RBI on income recognition? RBI ने इनकम रिकॉग्निशन पर RBI द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन के लिए द जामनगर पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड गुजरात पर कितनी राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, 1 लाख रुपीज़। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 लाख रुपए का मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है जामनगर पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जामनगर गुजरात पर, क्योंकि RBI के जो डायरेक्शंस हैं, इनकम रिकॉग्निशन, असेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग नॉर्म्स फॉर लोन्स एंड एडवांसेस, RBI कोऑपरेटिव बैंक्स इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट डायरेक्शन 2016, इनका अनुपालन नहीं किया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने
4 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है श्रीचंदी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड वडोदरा गुजरात पर। क्यों लगाई है? क्योंकि फिर से आरबीआई की कुछ डायरेक्शंस हैं, उनका अनुपालन नहीं किया गया है। इन्हें आप देख सकते हैं। Which agency has identified LIC, New India Assurance and GIC Re as domestic systemically important insurers for 2022-23? किस एजेंसी ने 2022-23 के लिए LIC, न्यू इंडिया एश्योरेंस और GIC Re को घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता के रूप में पहचाना है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, IRDAI। देखिए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDAI, इसने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC, न्यू इंडिया एश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन री इसको डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट इंश्योरर्स के तौर पर रिकॉग्नाइज किया है 2022-23 के लिए। 2021-22 में भी सेम इन तीनों इंस्टीट्यूशंस को DSII रिकॉग्नाइज किया गया था। अच्छा, जो ये DSII है यानी कि डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट इंश्योरर्स, इसका मतलब क्या होता है? इस तरह के इंश्योरर्स जिनका साइज इतना बड़ा हो, मार्केट इम्पोर्टेंस काफ़ी हो, चाहे डोमेस्टिक बात करें या फिर ग्लोबली आप बात करें, ठीक है, इतनी बड़ी इनका साइज होता है कि यदि ये फेल हो जाए तो जो डोमेस्टिक फाइनेंशियल सिस्टम है उस पर बहुत निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, डिस्टेबल हो जाएंगे वो, पूरी तरह से अनस्टेबल हो जाएंगे। आपको जानना चाहिए यहाँ पर जो ये DSII हैं, ये इन पर एडिशनल रेगुलेटरी मेजर्स भी अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है, ताकि किसी तरह का रिस्क ना रहे। ये टू बिग और टू इम्पोर्टेंट टू फेल होते हैं, यानी कि इनका जो साइज है वो इतना बड़ा होता है कि आसानी से ये फेल नहीं हो सकते। आपको जानना चाहिए जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसने हाल ही में 2 यानी कि 2 नई लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज भी अप्रूव की हैं। एक है एको लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड और दूसरी है क्रेडिट एक्सेस लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड। Where was the landing experiment of the reusable launch vehicle technology demonstration RLVTD program was conducted by ISRO? इसरो द्वारा पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन प्रौद्योगिकी प्रदर्शन कार्यक्रम का लैंडिंग प्रयोग कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, चित्रदुर्ग। देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने इंडियन एयरफोर्स और DRDO के साथ मिलकर रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि RLVTD इसका एक लैंडिंग एक्सपेरिमेंट किया है। कहाँ पर? एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्ग कर्नाटक में। जानेंगे क्या चीज़ है ये। देखिए, इंडियन एयरफोर्स का जो चिनूक हेलीकॉप्टर है, इसके द्वारा इस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी को जो है ले जाया गया ऊपर, वहाँ से इसको ड्रॉप किया गया, 4.5 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पर ले जाया गया, वहाँ से ड्रॉप किया गया है। ठीक है, क्योंकि ये प्लान था कि वहाँ से ऊपर से ड्रॉप करना है, फिर पता चलेगा कि ये रीयूज़ हो पाता है या नहीं हो पाता है, ये सफल लैंडिंग करता है कि नहीं करता है। ठीक है, पहली बार वर्ल्ड ऐसा हुआ है वर्ल्ड में कि किसी विंग्ड बॉडी को जो है एक 4.5 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पर ले जाया गया हेलीकॉप्टर द्वारा और फिर वहाँ से उसको रिलीज़ किया गया ताकि वो ऑटोनोमस लैंडिंग कर सके, रनवे पर अपने आप लैंडिंग कर सके। ठीक है, और सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो इस रिड्यूसेबल लॉन्च व्हीकल का मतलब क्या है। देखिए, लॉन्च व्हीकल होते हैं वो जो पेलोड है उसको स्पेस में लेकर जाते हैं, ठीक है, उसके बाद किसी काम के नहीं होते हैं। ठीक है, तो यही इसका जो जैसा नाम लिखा है रिड्यूसेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन, इसका मकसद ही ये है कि इस तरह का एक लॉन्च व्हीकल सेटअप करना, एक बार उसने पेलोड जो है स्पेस में जाकर अपना डिलीवर कर दिया, ठीक है, उसके बाद वो अर्थ पर रिटर्न हो जाए सेफली और फिर से उसको यूज़ किया जा सके। तो ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तो आपको बता दें, ये जो एक्सपेरिमेंट है पहले 5 टेस्ट किए गए हैं, मतलब 5 टेस्ट होने हैं इसके, ये दूसरा टेस्ट था। ये एक्सपेरिमेंट जो है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इसका इसरो द्वारा 23 मई 2016 को कंडक्ट किया गया था और अब ये दूसरा किया गया है लगभग 7 साल बाद। Who has recently assumed the charge of the Vice Chief of Naval Staff? हाल ही में नौसेना उप प्रमुख का पदभार किसने ग्रहण किया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, संजय जसजीत सिंह, SJ सिंह। देखिए, वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह ये वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने हैं और ये वाइस एडमिरल SN गवर्नमेंट को सक्सीड कर रहे हैं। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल हरि कुमार हैं, आप सभी जानते हैं। Prime Minister Narendra Modi has been invited to attend the Bastille Day annual military parade in France this July.
हु वॉज द लास्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू अटेंड दिस एनुअल इवेंट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस जुलाई में फ्रांस में बेस्टिल डे वार्षिक सैन्य परेड में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। इस वार्षिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले अंतिम भारतीय प्रधानमंत्री कौन रहे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, मनमोहन सिंह। देखिए, फ्रांस ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया है पेरिस में कि आप जो हमारा एनुअल बेस्टिल डे है इसमें गेस्ट बनकर आइए जुलाई के महीने में। आपको बता दें, इससे पहले कोई प्राइम मिनिस्टर यदि इस इवेंट में इनवाइट हुआ तो वो फॉर्मर पीएम मिस्टर मनमोहन सिंह रहे 2009 में। बेस्टिल डे या इंग्लिश में अगर ये कॉमन नेम है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ द्वारा दिया गया किसको? फ्रांस का जो नेशनल डे है उसको। 14 जुलाई को हर साल ये मनाया जाता है। तो ये एनिवर्सरी होती है जब बेस्टिल पर स्टॉर्मिंग की गई थी। स्टॉर्मिंग यानी चढ़ाई कर दी गई थी। जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो रिवोल्यूशनरी थे, है ना, क्रांतिकारी द्वारा 14 जुलाई 1789 को, ठीक है, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक काफ़ी महत्वपूर्ण किस्सा रहा है। तो उसी की याद में ये 14 जुलाई को मनाया जाता है। What is the current all-time high value of India's defense exports in the financial year 2022-23? वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के रक्षा निर्यात का वर्तमान सर्वकालिक उच्च मूल्य क्या है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन ए है, 15,920 करोड़ रुपीस। देखिए, महत्वपूर्ण है ये। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट रहा है, यानी कि जो डिफेंस प्रोडक्ट्स हमने एक्सपोर्ट किए हैं, निर्यात किए हैं, उसकी वैल्यू अब तक की सबसे हाईएस्ट रही है। 15,920 करोड़ रुपीस की हमने डिफेंस एक्सपोर्ट किए हैं। इससे पहले का जो फाइनेंशियल ईयर रहा 2021-22 में, उससे 3,000 करोड़ रुपए ज़्यादा है। फिलहाल भारत जो है 85 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करता है डिफेंस संबंधित जो इक्विपमेंट हैं या फिर और कुछ भी, जैसे कि डोर्नियर 228 155 mm एडवांस्ड टॉड आर्टिलरी गन्स, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम, सिमुलेटर, माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, पिनाका रॉकेट लॉन्चर, ये सभी। Which of the following has granted protected geographical indication for India's unique Kangra tea, which is grown in Himachal Pradesh, Kangra district? निम्नलिखित में से किसने भारत की अनूठी कांगड़ा चाय के लिए संरक्षित भौगोलिक संकेत प्रदान किया है, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में उगाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, यूरोपियन कमीशन। देखिए, यूरोपियन कमीशन ने प्रोटेक्टेड जोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि पीजीआई ये ग्रांट की है इंडिया की जो यूनिक कांगड़ा टी है उसको। कांगड़ा टी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ग्रो की जाती है। कब से? मिड 19th सेंचुरी से। ये अपने यूनिक फ्लेवर और टेस्ट के लिए जानी जाती है। ब्लैक एंड ग्रीन ट्रीज में अवेलेबल रहती है। आपको बता दें, इसको 900 से 1400 मीटर एबोव सी लेवल पर ग्रो किया जाता है। एनुअल रेनफॉल इसकी 270 से 250 सेंटीमीटर अनिवार्य है। दार्जिलिंग टी से थोड़ी माइल्डर रहती है। What is the current account deficit of India according to the Reserve Bank of India in the October to December quarter? यानी कि जो तीसरा क्वार्टर है फिस्कल 23 का, उससे पूछी जा रही है कि भारतीय करंट अकाउंट डिफिसिट, ठीक है, यानी कि चालू खाता घाटा कितना रहा? सही आंसर ऑप्शन ए है, 18.2 बिलियन यूएस डॉलर। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजिंग भी रहते हैं और महत्वपूर्ण भी रहते हैं। देखिए, इंडिया की जो करंट अकाउंट डिफिसिट है, करंट अकाउंट डिफिसिट का मतलब होता है हमने जो गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट की हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा है किससे? जो हमने गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट की हैं, ठीक है, तो उसका जो अंतर होता है वो करंट अकाउंट डिफिसिट है। तो ये बता रहे हैं कि अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर की बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि जो थर्ड क्वार्टर है अक्टूबर से दिसंबर, तो इसमें जो करंट अकाउंट डिफिसिट है इसकी वैल्यू 18.2 बिलियन यूएस डॉलर रही, यानी कि जीडीपी का 2.2%। और यही चीज़ करंट अकाउंट डिफिसिट जो जुलाई से सितंबर का क्वार्टर रहा उसमें 4.4% ऑफ जीडीपी था, यानी कि करंट अकाउंट डिफिसिट थोड़ा नैरो हुई है, ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है। किस कारण हुई है नैरो? क्योंकि गुड्स ट्रेड डिफिसिट में रिडक्शन देखने के लिए मिला है। करंट अकाउंट डिफिसिट जो कि एक एक्सटर्नल सेक्टर का एक की इंडिकेटर है, आपको बता दें जो फर्स्ट हाफ था 2022-23 का उसमें 3.3% ऑफ जीडीपी ये रहा था, ठीक है, जबकि 2021-22 में ये 0.2% ऑफ जीडीपी रहा था। तो ये आपको जानने चाहिए। आपको बता दें इंडिया की जो करंट अकाउंट डिफिसिट रही अप्रैल से दिसंबर 2022 में ये 2.7% ऑफ जीडीपी रही है, जबकि 2021 में सेम पीरियड के लिए अप्रैल से दिसंबर के लिए 1.1% थी। विच बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन बैंक टू ओपन इट्स स्पेशल
rupee was to account through its corresponding bank in Malaysia? कौन सा बैंक मलेशिया में अपने संबंधित बैंक के माध्यम से अपना स्पेशल रुपी वोस्टो खाता खोलने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, इंडिया और मलेशिया के बीच इंडियन रुपी में ट्रांजैक्शंस को आसान बनाने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूबीआई ने स्पेशल रुपी वोस्टो अकाउंट अनाउंस किया है मलेशिया में। तो इसी के साथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये फर्स्ट इंडियन बैंक बन गया है जो कि मलेशिया में वोस्टो अकाउंट ऑपरेशनलाइज कर रहा है। किसके माध्यम से? इसकी जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जो करस्पॉन्डिंग बैंक है यहाँ पर मलेशिया में, इंडिया इंटरनेशनल बैंक ऑफ मलेशिया, इसके माध्यम से। आपको बता दें जुलाई 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया था कि इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो रुपी में सेटलमेंट कर सकते हैं और जो एथोराइज्ड इंडियन बैंक्स हैं वो जो है अपना स्पेशल रुपी वोस्टो अकाउंट पार्टनर कंट्री है वहाँ की बैंक्स में स्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, अब जो ये अकाउंट्स हैं ये फॉरेन बैंक्स की जो होल्डिंग्स हैं उनको इंडियन बैंक्स में रुपीस में रखते हैं। यदि इंडियन ट्रेडर कोई पेमेंट करना चाहता है किसी फॉरेन ट्रेडर को रुपीस में, तो ये अमाउंट वोस्टो अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है। ठीक है, और अगर इसका उल्टा ले, यदि अमाउंट हमें इंडियन ट्रेडर को देना है वोस्टो अकाउंट से, तो ये जो अमाउंट है ये उस पर्सन के अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है। What is the fiscal deficit of Indian government for the first 11 months of 2022-23 according to the Controller General of Accounts? लेखा महानियंत्रक के अनुसार 2022-23 के पहले 11 महीने के लिए भारत सरकार राजकोषीय घाटा कितना रहा? सही आंसर ऑप्शन ए है, ₹14.54 लाख करोड़। देखिए, गवर्नमेंट का जो फिजिकल डेफिसिट रहा है फर्स्ट 11 मंथ्स ऑफ 2022-23 में ये 14.54 लाख करोड़ रुपए हो गया है, ऐसा कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ने बताया है। ठीक है, अच्छा, आपको ये भी जानना चाहिए कि जो फुल ईयर टारगेट है 2022-23 के लिए फिजिकल डेफिसिट का, ठीक है, उसका ये 82.8% है। क्या? 14.54 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, जो अप्रैल 2022 से फरवरी 2023 तक का जो फिजिकल डेफिसिट है उसका ये 82.8% है। आपको ये जानना चाहिए सेंटर ने जो है फिजिकल डेफिसिट टारगेट 2022-23 के लिए जो रखा था वो 17.55 लाख करोड़ रुपए रखा है, बढ़ा दिया था 16.61 लाख करोड़ रुपीस से। Which country has successfully launched the OFAC 13 spy satellite into space? किस देश ने OFAC 13 जासूसी उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, इजराइल। देखिए, इजराइल ने सक्सेसफुली OFAC 13 स्पाई सैटेलाइट को स्पेस में भेजा है। इस सैटेलाइट को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। तो आपको बता दें ये जो मिलिट्री है उसको बेटर क्वालिटी इमेजेस प्रोवाइड कराएगा। और इस तरह की जो पहली सैटेलाइट है OFAC 1 ये 1988 में इजराइल द्वारा सेंड की गई थी। विच सेक्टर हैज़ द हाईएस्ट एस्टिमेटेड परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल वर्कर्स? किस क्षेत्र में महिला श्रमिकों का सर्वाधिक अनुमानित प्रतिशत वितरण है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, एग्रीकल्चर। देखिए, यहाँ पर लेबर मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है, उसका डेटा आपको मैं बता देता हूँ, मतलब जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर बताया गया है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसमें फीमेल वर्कर्स का सबसे ज़्यादा परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में लगभग 63% वर्कर्स ये फीमेल हैं पैन इंडिया लेवल पर अगर हम बात करें, और वहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बात करें तो 11.2% वर्कर्स जो हैं फीमेल हैं। ऐसा बताया गया है एनुअल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट 2021-22 में। अब आपको ये जानना चाहिए कि जो एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित जो डेटा है उसको पीरियड लेबर फोर्स सर्वे PLFS के थ्रू कलेक्ट किया जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है 2017-18 से। जुलाई से जून तक का पीरियड इसमें सर्वे होता है। आपको बता दें लेटेस्ट अवेलेबल जो ये रिपोर्ट है इसके अनुसार एस्टिमेटेड लेबर फोर्स पार्टिसिपेंट रेट जो है 15 साल या इससे ज़्यादा की महिलाओं के लिए वो 2019-20 में 30% रहा, 2020-21 में बढ़कर 32.5% रहा, 2021-22 में बढ़कर 32.8% हो गया है वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है। ठीक है, अच्छा, जो पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे है
ये आपको एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स जैसे कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेंट रेट, वर्कर पॉपुलेशन रेशो, अनएम्प्लॉयमेंट रेशो, इससे संबंधित एस्टिमेट्स प्रोवाइड कराता है। अच्छा, आपको ये भी जानना चाहिए, इसी आर्टिकल में था ये PIB का आर्टिकल, इसमें एक जगह ये भी लिखा हुआ था कि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, ठीक है। तो इनमें एक प्रोविज़न ये किया गया है कि जो पेड मैटरनिटी लीव है महिलाओं की, उसको 12 वीक से बढ़ाकर 26 वीक कर दिया गया था, ठीक है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के हिसाब से। तो जो EPFO के एग्ज़ाम हो वहाँ पर इस तरह के कोड पूछ लिए जाते हैं। अब इसी संबंधित एक और रिपोर्ट की बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा रिलीज़ की गई है वीमेन एंड मैन इन इंडिया 2022। इसमें बताया गया है कि जो एवरेज इंडियन वीमेन है जिसकी 15 से 29 तक की एज है, वो लगभग 5.5 घंटे अनपेड लेबर में स्पेंड करती है, यानी कि उसके लिए उसे कोई भी पैसा नहीं मिलता है, अनपेड लेबर। वहीं अगर मैन को कंपेयर करें हम 15 से 29 साल के बीच के, तो वे केवल 50 मिनट्स डेली इस तरह का कार्य करते हैं जिससे कोई मनी नहीं मिलती है। सीनियर वुमेन की बात करें अगर हम 60 साल से ज़्यादा की, तो वह लगभग 4 घंटे डेली इस तरह का काम करती हैं जिसके लिए उन्हें कोई मनी नहीं मिलती है। वहीं सीनियर मैन की अगर हम बात करें तो केवल 1.5 घंटा इस तरह का कार्य करते हैं। Who has recently conquered Mount Kilimanjaro in Africa wearing luanchari? हाल ही में किसने लुआंचरी पहनकर अफ्रीका में किलिमंजारो पर्वत पर फतेह प्राप्त की है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए अंजलि शर्मा है। देखिए, इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, इन्होंने अंजलि शर्मा जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश से आती है, इनको कंग्रेचुलेट किया है क्योंकि इन्होंने माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई की है, ठीक है। और वो भी क्या पहनकर? लुआंचरी पहनकर, जो कि हिमाचल प्रदेश की एक ट्रेडिशनल ड्रेस है। माउंट किलिमंजारो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है स्टैटिक जीके से। तंजानिया अफ्रीका में है ये। विच इंडिया सेंट्रल एशिया कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग वॉज रिसेंटली होस्टेड बाय मिनिस्टर ऑफ कल्चर जी किशन रेड्डी? संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने हाल ही में किस भारत मध्य एशिया संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? सही आंसर ऑप्शन ए है फर्स्ट। आपको जानना चाहिए, मिनिस्टर ऑफ कल्चर टूरिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जी किशन रेड्डी, इन्होंने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग को होस्ट किया है। इस कल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के जो कल्चर मिनिस्टर्स हैं इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। आपको जानना चाहिए, 27 जनवरी 2022 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट को होस्ट किया था। तो ये क्या था? इंडिया सेंट्रल एशिया समिट। अभी हम क्वेश्चन में क्या बात कर रहे हैं? कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग। इन विच स्पोर्ट डिड सलीम दुर्रानी रिप्रेजेंट इंडिया? सलीम दुर्रानी ने किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है क्रिकेट। आपको जानना चाहिए, फॉर्मर इंडिया ऑलराउंडर सलीम दुर्रानी, इनका हाल ही में कैंसर के कारण निधन हो गया है 88 की एज में। इन्होंने अपने कैरियर में 29 टेस्ट खेले हैं भारत के लिए, 1202 रन इन्होंने स्कोर किए हैं, 75 विकेट्स लिए। आपको बता दें, इकलौते ऐसे इंडियन टेस्ट क्रिकेटर हैं जिनका जन्म अफगानिस्तान में हुआ था। ये फर्स्ट क्रिकेटर हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड प्राप्त हुआ था। साथ ही BCCI द्वारा साल 2011 में CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें प्राप्त हुआ। महत्वपूर्ण ऑब्चुरी है, याद रखिएगा। 2 ऑब्चुरी और देख लेते हैं। नोटेड ऑथर, जानी ऑथर सारा थॉमस का भी हाल ही में तिरुवनंतपुरम केरल में निधन हो गया है। इन्हें 2 बार केरल साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट थोथासिल बी राधाकृष्णन, इनका भी हाल ही में 63 की एज में कोच्चि में निधन हो गया है। चलिए, प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर हम देखेंगे। हु फ्लोटेड वारिस पंजाब थे अ खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? आंसर इज दीप सिंधु या फिर संदीप सिंधु। In which year was Project Tiger launched to save the species from extinction? 1973. The Stonefin tribe, which is classified as a particularly vulnerable tribal group, are the indigenous people of which part of India? Great Nicobar Island. Which country is the biggest exporter of lithium, the metal significant in making batteries for electric vehicles? Answer is Australia. Donald Trump has been indicted on charges centered on payments made during which year to silence claims of extramarital sexual encounter? Answer is 2016. आप में से कई स्टूडेंट्स ने काफ़ी सही आंसर दिए हैं, इस तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए, आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे। विच कंट्री हैज़ बिकम द 31st मेंबर ऑफ द नेटो? फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप कमेंट किया कीजिए। देखिए, जब यूट्यूब की एल्गोरिदम इस तरह की है, जैसे आप जितना दिलचस्पी दिखाएंगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है, उतना ही जो वीडियो है उसकी रीच बढ़ती है।
तो यदि आपको कंटेंट पसंद है तो इतना तो आप फेवर मेरे लिए कर सकते हैं, इस चैनल के लिए कर सकते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में चलिए इतना ही लिख दीजिए अगर आपको अच्छा लगा कि नाइस सेशन, है ना। तो ये तो एक कहने वाली बात नहीं है, ये तो आपको अपने आप से ही करना चाहिए। यदि आपको समझ में आ रहा है, आप डेली जुड़ते हैं, इसका मतलब कुछ चेंज आप में आ रहे हैं, तो आपको कमेंट कर देना चाहिए। ठीक है, कमेंट करेंगे तो हमें भी अच्छा लगता है, थोड़ा ये है कि हमारा भी भला हो जाएगा, यूट्यूब पे हमारी भी रीच थोड़ी बढ़ेगी करंट अफेयर सेशन की। तो ये अब डेली बताने वाली बातें नहीं होती हैं, ये आपको खुद भी सोचना चाहिए। 2 शब्द ही तो लिखने होते हैं, 2-3 शब्द लिखने होते हैं। कुछ लोग तो डेली आंसर करते हैं, ठीक है, उनका भी तो देखिए वो भी तो किस तरह से आंसर कर रहे हैं, है ना। तो आप इतना ही कुछ भी लिख दिया कीजिए, अच्छा सेशन लगा है अच्छा लिख दीजिए, अच्छा नहीं लगा है वो भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अबाउट हाउ मच हैव इंडियाज एक्सपोर्ट्स ग्रोन फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2015-16 to 2022-23, where did Rahul Gandhi make the remarks that recently led to his criminal defamation conviction by a सूरत कोर्ट। कहाँ पर ये रिमार्क किया था राहुल गांधी ने, जो वो किया था ना इन्होंने मोदी सरनेम से संबंधित, वो आपको बताना है किस जगह किया था वो स्टेटमेंट दी थी। द डेडली मार्बर्ग वायरस दैट हैज़ बीन डिटेक्टेड इन 2 अफ्रीकन कंट्रीज तंजानिया एंड इक्वेटोरियल गिनी एंड causes hemorrhagic fevers is transmitted to humans through contact with which animal? Which country is India's largest trading partner in the ASEAN region? तो इन 5 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य से बताइएगा। साथ ही गाइस करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।